हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माई चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि फॉरेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा आपके पास। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए एंड तक बने रहें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिज़िक्स बेस्ड, जिसे कहते हैं लाइट। ठीक है। तो लाइट के बारे में थोड़ा बहुत आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्योंकि ये 10th में आप में से और 8th में बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में रीड किया होगा। ठीक है। तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो रहती है, क्योंकि लाइफ में यूज़ भी करते हैं इसको। तो लाइट है क्या? लाइट ना एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट को अगर देखा जाए तो लाइट क्या होगी आपके पास? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट हमारे पास क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये काम करती है सेंसेशन का। ठीक है। किसके ऊपर काम चलता है यहाँ पर? सेंसेशन पे। ठीक है, याद रखना। स्थाई बात किया जाए तो लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस द सेंसेशन। किस तरह की सेंसेशन देती है? ठीक है, ये हमें ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एक सेंस देती है, इसलिए लाइट हमारे काम आती है। और हमारी जो आई है, कौन सी चीज़? हमारी जो आइज़ हैं, ये लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है। क्या है? लाइट सेंसिटिव ऑर्गन इन आवर बॉडी, जो हमें ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती हैं। ठीक है। तो लाइट प्रोपोगेट करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये एक और क्वेश्चन रहेगा आपके पास। ठीक है। ईएम वेव शॉर्ट में कहते हैं। अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। कह रहा है कि इट इज़ द रेडिएशन विच मेक आवर आई एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। कुछ रेडिएशन सी होती हैं, लाइट की रेडिएशन, जो हमें ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती हैं। और यहाँ एक थोड़ी सी मिस्टेक है। ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। नोट आउट कर लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास। ठीक है, आपके काम आने वाला है। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर। इतनी तेज़ चलती है, पलक झपकते ही। ठीक है, लाखों किलोमीटर तक चल सकती है लाइट। ठीक है। और उसके बाद बात करें, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जस्ट पीछे पढ़ चुके हो। और लाइट किसकी फॉर्म में ट्रैवल करती है? दो तरह की वेव होती हैं, एक ट्रांसवर्स और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल। मगर लाइट जो है वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव। लाइट ट्रैवल तो करती है, मगर किसकी फॉर्म में करती है? ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में करती है। याद रखें, लाइट ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव। लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ और बहुत सारी एनर्जी की फॉर्म है, उनमें से एक फॉर्म जो है वो क्या है? लाइट भी है। और लाइट के लिए हमारी बॉडी में एक सेंसिबल ऑर्गन पाया जाता है, जिसे आई कहते हैं। और आई के बीच में दो तरह के स्पेशल तरह के सेल पाए जाते हैं, एक रॉड शेप और दूसरा कोन शेप। ठीक है। एक लाइट की इंटेंसिटी को मेयर करता है और दूसरा ब्राइटनेस ऑफ लाइट को, ठीक है, या कलर को मेयर करता है। तो इस तरह से हमें ऑब्जेक्ट को देखने में क्या होता है? मदद मिलती है। और इमेज हमारी आंख में कहाँ बनती है? वो बनती है रेटिना में। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हम हमारे पास कह रहा है इट टेक लाइट को 18 मिनट 19 सेकेंड, और कुछ जगहों पे 18 मिनट और 20 सेकेंड लिखा होगा कि सूरज से ज़मीन तक लाइट को पहुंचने में कितना टाइम लगता है। सन से लाइट को ज़मीन तक पहुंचने में, अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? वो लगता है 8 मिनट और 20 सेकेंड। 8 मिनट और 20 सेकेंड लगते हैं, याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद अगला आएगा कि द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मून टेक, और जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है मून से वो 1.28 सेकेंड में करती है और वापस अर्थ में आती है। ठीक है, याद रहेगा। तो हमारे पास कुछ कलर्स हैं, हम कलर्स को हम प्राइमरी सेकेंडरी में डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास जो प्राइमरी कलर्स हैं वो ब्लू, रेड और ग्रीन होते हैं। और जो सेकेंडरी कलर हैं ये प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय मिक्सिंग एनी टू प्राइमरी कलर। टू प्राइमरी कलर मतलब जैसे कि ब्लू प्लस रेड हो गया। ठीक है। या फिर आप कह सकते हो ब्लू प्लस रेड हो गया, या फिर रेड प्लस ग्रीन हो गया। इस तरह का मिक्सिंग होने की वजह से जो कलर बनते हैं, प्राइमरी कलर मिक्स होंगे तो क्या बनाएंगे? वो सेकेंडरी कलर बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं। कंप्लीमेंट्री कलर की बात करूं, कह रहा है एनी टू कलर्स विच वन एडिड प्रोड्यूस वाइट लाइट। ठीक है, एनी टू कलर। और एक और बात याद रखिए, 7 कलर्स मिलके वाइट लाइट बनाते हैं। कितने कलर्स? वाइट लाइट कितने कलर से मिलके बनी होती है? 7 कलर से मिलके बनी होती है, याद रखेंगे। अच्छा, ब्लू कलर ऑफ स्काई किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये भी एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक रहेगा। वाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू?
तो उसके पीछे फिनोमिनन आ सकता है, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन। तो आप याद रखेंगे आपका जो मेन आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि आसमान का कलर नीला क्यों होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। नेक्स्ट है आपके पास द ब्रिलियंट रेड कलर ऑफ राइजिंग एंड सनसेट। मतलब जब सूरज उगता है, जब सूरज राइज करता है, सूरज उगता है सुबह के टाइम और सनसेट होता है, दोनों के टाइम पे कलर जो होता है वो रेडिश होता है। वो भी किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। याद रखना, ब्लू कलर भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होगा, ब्लू कलर भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होगा, और रेडिश कलर भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। आप देखो दिन के वक्त, इन ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, किसके वक्त की बात कर रहा हूँ, डे टाइम, जो वेव लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है। याद रखना, शॉर्ट वेव लेंथ रहेगी। क्या रहेगी, शॉर्ट वेव लेंथ रहेगी। और जो लाइट स्कैटर होगा वो ब्लू कलर होगा। कौन सा कलर स्कैटर होगा, ब्लू कलर। याद रहेंगे। अगला है आपके पास कि रेडिश कलर किस तब आता है, मतलब इवनिंग और मॉर्निंग टाइम। किसकी बात कर रहा हूँ, मॉर्निंग और इवनिंग टाइम की बात करूँ तो जो वेव लेंथ है पार्टिकल होगी वो थोड़ी लार्ज होगी। मतलब पहले शॉर्ट थी, अब क्या होगी, वेव लेंथ थोड़ी सी क्या होगी, लार्ज होगी। लार्ज वेव लेंथ की वजह से वो स्कैटर करते हैं रेडिश कलर। कौन सा करेंगे, रेडिश कलर। सुबह और शाम तभी रेडिश कलर होता है, ठीक है। और एक और बात, हम कलर्स का पता लगा सकते हैं इन द फ्रॉम द बैंड, जिसको बोलते हैं विबगोर। क्या बोलते हैं, विबगोर, VIBGYOR, विबगोर। याद रखेंगे, विबगोर में से वी वायलेट, आई इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और रेड सुबह और शाम दोनों टाइम दिखता है आपको, याद रखेंगे। अगला है हमारे पास कि ह्यूमन आई। अब इंसान की आंख की बात करेंगे, तो इंसान की आंख की बात करें तो इंसान की आंख में अगर आप इमेजिन करोगे तो अपने नोट्स को या बुक को अगर जब पास लाओगे आंख के, तो जब ज़्यादा पास लाओगे तो आपको ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखता। मतलब हमारी आंख का भी एक लीस्ट डिस्टेंस होता है, कम से कम डिस्टेंस, जहाँ से हमें ऑब्जेक्ट सामने क्लियर दिखना शुरू होता है, ठीक है, उसे लीस्ट डिस्टेंस कहते हैं। और वो एक इंसान की आंख का 25 सेंटीमीटर होता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगर देखा जाए तो इंसान का लीस्ट डिस्टेंस, जिसे हमें देखने में आसानी हो जाए किसी ऑब्जेक्ट को, या आराम से साफ देख सकते हो, वो 25 सेंटीमीटर है। और फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है। कितना होता है वो, इन्फिनिटी। याद रखेंगे कि इंसान दूर तक कहाँ तक देख सकता है, क्योंकि सबका बराबर नहीं है, कोई ज़्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है, तो इस वजह से इन्फिनिटी मान के चलते हैं। उसे क्या मान के चलेंगे, फार पॉइंट क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। और जो नियरेस्ट पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। अगला है मायोपिया। मायोपिया एक बीमारी है, डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन आपने कहीं सुना होगा नाम। नाम क्या टॉपिक का, डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन का मतलब होता है कि आपको देखने में प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। देखने में प्रॉब्लम या तो दूर की होगी या पास की, या दोनों होंगी, ठीक है। तो उन चीज़ों के बारे में पढ़ने को डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं। और पहला डिफेक्ट हमारे पास मायोपिया है, जिसे शॉर्ट साइडनेस भी कहते हैं। याद रखेंगे, इसे शॉर्ट साइडनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, शॉर्ट साइडनेस कहते हैं। मायोपिया को शॉर्ट साइडनेस कहते हैं, और नियर साइडनेस भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नियर साइडनेस। याद रहेंगे, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या, नियर साइडनेस का मतलब क्या हुआ, इसमें ऑब्जेक्ट को पास का दिखना क्लियर होगा, पास का क्लियर दिखेगा, दूर का क्लियर नहीं दिखेगा। मतलब जिसमें ऐसा डिफेक्ट जिसमें इंसान को पास का साफ दिखे, दूर का साफ ना दिखे, उसे मायोपिया कहते हैं, ठीक है। सेकेंड डिजीज है आपके पास, व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरोपिया, लॉन्ग साइटनेस, फॉर साइटनेस भी कहते हो। फॉर साइटनेस, फॉर साइटनेस में इंसान को क्या रहता है, फॉर साइटनेस में इंसान को दिखता तो पास का साफ नहीं दिखेगा, दूर का साफ दिखेगा। मतलब फॉर साइटनेस में, जैसे नाम से पता चल जाता है, फॉर का मतलब क्या हुआ, दूर। तो फॉर में इंसान को दूर का साफ दिखेगा मगर पास का साफ नहीं दिखेगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, सॉरी आंसर करेंगे, तो वो आंसर क्या रहेगा कि मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया के लिए कौन कौन से लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है ठीक करने के लिए। क्लियर। फिर आता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया ये बुढ़ापे में ज़्यादातर लोगों को दिखता है, ठीक है। तो कुछ यंग्स में भी पाया जाता है मगर ज़्यादातर बुढ़ापे वाले बूढ़े लोगों में पाया जाएगा, ठीक है, एल्डर पर्सनस में। इसमें दोनों नहीं दिखते, ना तो दूर का साफ दिखता है ना पास का। तो इसके लिए बाई कनकेव फोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक ही चश्मे के अंदर दोनों लेंसेज का इस्तेमाल किया जाएगा, एक ऊपर आधा लगाएंगे, एक आधा नीचे। तो इस तरह से लेंस लगाया जाता है ताकि ऑब्जेक्ट को क्लियर दिख पाए, ठीक है, ऑब्जेक्ट किसी को भी क्लियर दिख पाए। अगला टॉपिक रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
क्या टॉपिक है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन, देखो दुनिया में हमें कोई भी ऑब्जेक्ट तब दिख पाता है जब उसके ऊपर जाके लाइट टकरा कर वापस आती है। क्लियर? ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, दुनिया में आपको कोई भी ऑब्जेक्ट तब दिख पाएगा जब वो रिफ्लेक्शन करे। ठीक है, चाहे आगे से करेगा चाहे वो पीछे से करे। ठीक है, लाइट उसके ऊपर पड़ के टकरा कर वापस आती है तो तब ही वो ऑब्जेक्ट हमें दिख पाता है, अदरवाइज़ वो ऑब्जेक्ट हमें कभी भी दिख नहीं पाएगा। क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन हमें ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? सेंट बैक ऑफ लाइफ, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जैसे मर्जी पढ़ सकते हो। मतलब जब लाइट जाए टकरा कर वापस आए, जाए टकरा कर वापस आए किसी के साथ भी, तो उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। हर चीज़ की रिफ्लेक्शन होती है, इवन की साउंड की भी रिफ्लेक्शंस होती हैं, तभी तो आपको सुनाई देता है। ठीक है, अच्छे से हर एक आदमी को सुनाई देता है, ज़रूरी नहीं है कि मैं जिसके सामने बैठ के बोल रहा हूँ उसे ही सुनाई देगा। रिफ्लेक्शन की वजह से हर एक आदमी को आगे पीछे बैठे हुए रूम में उन सबको सुनाई देता है। क्लियर हुई बात? तो रिफ्लेक्शन ऑफ आपको क्लियर हो गया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? सेंटर बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इसी वजह से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है, अगर रिफ्लेक्शन ना हो तो हमें नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं एयर की। किसकी बात करते हैं? एयर की। अब एयर तो जानते हो, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मगर क्या हवा दुनिया में है? आप सब जानते हो कि एयर है। ठीक है, हम सब महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्या किसी ने एयर को देखा? तो हम एयर को कभी देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एयर से रिफ्लेक्शन नहीं होती, एयर से लाइट पास हो जाती हैं, लाइट टकरा कर वापस नहीं आती, इस वजह से हमें दिखती नहीं है। क्लियर? आई थिंक समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे रिफ्लेक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। जब लाइट किसी के ऊपर फॉल करती है तो उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। द लाइट विच इज फॉल ऑन the light which fall on the surface of object or mirror is known as reflected light। और वो लाइट जो टकरा कर वापस आएगी, ठीक है, सॉरी, जो लाइट ऊपर पड़ेगी वो इंसिडेंट लाइट आई, जो टकरा कर वापस आएगी उसे क्या बोलोगे? रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या बोलोगे उसे? रिफ्लेक्टेड लाइट कहोगे, याद रहेगा। ठीक है, क्लियर है। इंसिडेंट लाइट क्या होती है? जो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़े और जो टकरा कर वापस आएगी वो कौन सी आई? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इन शॉर्ट रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। वो लाइट जो किसी के ऊपर पड़ेगी वो इंसिडेंट, जो टकरा कर वापस आए वो रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों को अलग करने वाली लाइट को, इन लाइन को नॉर्मल कहते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। याद रखना, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल आई, ये इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्टेड रे आई। अब इन दोनों के बीच में एंगल आई आ जाएगा। एंगल आई मीन एंगल ऑफ इंसिडेंस। याद रहेगा क्या होगा? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल आर, वो आएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नोट कर लें, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक था रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर। ठीक है, कोई प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव टूवर्ड अ प्लेन, टूवर्ड अ प्लेन का मतलब क्या है? जैसे ये कोई मिरर आ गया, ठीक है, या कोई प्लेन है, तो अगर ऑब्जेक्ट उस प्लेन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, प्लेन की तरफ मूव कर रहा है विद स्पीड वी, उसकी स्पीड कितनी है? वी है, तो कह रहा है तब क्या होगा कि तब उसकी कह रहा है रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट द मूव टूवर्ड इट विद द स्पीड टू वी। ठीक है, याद रखेंगे। थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसकी तरफ? प्लेन मिरर की तरफ, जिसकी स्पीड वी है, ठीक है, जिसकी स्पीड कितनी है? v, तो तब उसकी रिलेटिव वेलोसिटी 2 टाइम v के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? 2 टाइम v के बराबर होगी, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा चलते हैं आगे। कुछ और टॉपिक्स हमारे पास जो बच्चे कुछ इसके वो देख लेते हैं। अच्छा, टॉपिक है टू सी हिज फुल इमेज, टू सी हिज फुल इमेज ऑफ अ प्लेन मिरर अ पर्सन रिक्वायर्ड अ मिरर ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ इट्स हाइट। ठीक है, मतलब अगर आपने, मतलब 2 टाइम वेलोसिटी, देखो पीछे पढ़ा था आपने कि अगर ऑब्जेक्ट उसकी तरफ मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी v है, तो मिरर में आपको उसकी वेलोसिटी 2 टाइम v दिखेगी। क्लियर? ठीक है, बात करेंगे सेकंड वाली कि अगर कोई आदमी, उसकी पूरी हाइट दिखानी है, तो आपको पूरी हाइट देखनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको हाफ मिरर की हाइट चाहिए, जितनी उसकी हाइट है उतना मिरर क्या चाहिए? हाफ चाहिए। नेक्स्ट है स्पेरिकल मिरर। मान लो आपके पास एक पूरा का पूरा स्पेयर था, आपके पास पूरे का पूरा एक स्पेयर, उसको बीच से कट कर दिया, तो कट करके जो हॉलो हाफ मिरर आपका बचेगा उसे स्पेरिकल मिरर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे उसे? स्पेरिकल मिरर कहेंगे। स्पेरिकल मिरर 2 तरह के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर होंगे। और इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए हैं। ऐसी इमेज जो कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर बनाते हैं वो कैसी होती हैं, उनके बारे में आया।
तो ऐसी इमेज जो कन्वेक्स मिरर बनाते हैं, पहली बात कन्वेक्स मिरर होते क्या हैं, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। कनकेव मिरर पहले बता देता हूँ। कनकेव मिरर वो मिरर होता है जो बाहर से पॉलिश हो, जो बाहर से पॉलिश हो और रिफ्लेक्शन अंदर से करे, ठीक है। जो बाहर से पॉलिश हो और रिफ्लेक्शन, मतलब यहाँ पे कोई पेंट वगैरह या कुछ ना कुछ लगा होगा, पॉलिश किया गया होगा और अंदर से रिफ्लेक्शन करता होगा, इस तरह के मिरर को कनकेव मिरर कहते हैं। एंड अदरवाइज कन्वेक्स मिरर की बात करें तो वो अंदर से पॉलिश होगा, अंदर से पॉलिश और बाहर से रिफ्लेक्शन करता होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे घरों में हम जिस कड़छी यूज़ करते हैं या स्पून यूज़ करते हैं, स्पून के अंदर से इमेज या कड़छी के अंदर से इमेज देखोगे तो वो कनकेव, और अगर उल्टी साइड से देखोगे तो कन्वेक्स कहलाएगा। क्लियर। चलिए फिर बात आती थी कन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है, वो वर्चुअल, इरेक्ट और डायमेंशन इमेज बनाता है। क्लियर। कनकेव मिरर कैसी बनाता है, वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। याद रखिए एग्जाम में आ सकती है। क्लियर। आगे चलते हैं, इनका यूज़ कहाँ करते हैं। शेविंग मिरर पे यूज़ करते हो कनकेव के लिए। हेडलाइट रिफ्लेक्टर में, रिफ्लेक्टर के तौर पे हेडलाइट पे इस्तेमाल करते हैं व्हीकल के, एंड सर्च लाइट पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ऑप्थेल्मोस्कोप पे, ठीक है, ऑप्थेल्मोस्कोप में यूज़ किया जाता है एग्जामिन करने में आई, ईयर, नोज़। याद रखेंगे एक और क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट बन गया आपके पास इन्वेंशन का, क्या, ठीक है। ऑप्थेल्मोस्कोप क्या होता है, वो डिवाइस जो हमें एग्जामिन करने में मदद करती है, ईयर, आई, नोज़ वगैरह, डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं। सोलर कुकर में भी हम कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। आगे है यूज़ ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। कन्वेक्स मिरर हमारे पास एक रियर व्यू मिरर है। क्या है, एक रियर व्यू मिरर है व्हीकल का, जो यूज करते हैं बिकॉज इट प्रोवाइड अ मैक्सिमम रियर फील्ड ऑफ व्यू एंड इमेज फॉर्म्ड इन ऑलवेज इरेक्ट। और ये क्या करता है, हमें पीछे की पूरी इमेज, मतलब छोटा सा मिरर और पीछे का पूरा एरिया का इमेज बताने में हमें मदद करता है। उस मिरर को कन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। आगे है इन सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप में भी, सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का बिल्कुल उल्टा, ठीक है। अगर दुनिया में किसी इंसान को गायब करना है, ठीक है, दुनिया में किसी इंसान को इनविजिबल करना है, तो आप उस ऑब्जेक्ट को ऐसा बना दो ताकि उसके अंदर से लाइट पास हो जाए। तो पासिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से लाइट पास होती है तो आपने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया था कि वो लाइट बेंड होकर निकलती है। मीन कि ऑब्जेक्ट में जहाँ से लाइट इंटर कर रही थी उसको निकलना यहाँ से था, मगर निकलेगी यहीं कहीं से, तो इसे क्या बोलोगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या बेंडिंग ऑफ लाइट। याद रहेगा, इसे पासिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं। पासिंग ऑफ लाइट क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर से लाइट पास हो जाती है, मगर पास होने की वजह से वो बेंड होकर निकलती है। जहाँ से निकलेगी, मतलब जहाँ से इंटर करेगी वहाँ से उसकी डायरेक्शन में नहीं निकलेगी, किसी और जगह पे, ड्यू टू द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से। क्लियर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब भी लाइट किसी के अंदर से पास होती है तो बेंड होकर निकलती है, उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर। अब इसकी वजह से बहुत सारे फिनोमिनन्स होते हैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो यहाँ पर मुझे एक स्टार दिख रहा है ना, जस्ट लाइक ए स्टार हो गया। स्टार दिख यहाँ रहा है, मगर स्टार या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, ठीक है, मगर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से मुझे यहाँ दिख रहा है। क्लियर, ठीक है। होना उसने यहाँ या यहाँ होगा, मगर दिख कहीं और रहा होगा, किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार सुना होगा आपने, तारों का टिमटिमाना, वो भी इसी की वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है। उसी का एक प्रिंसिपल है, एप्लीकेशन कह सकते हो, ठीक है। सूरज डूबने और चढ़ने से 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से। और वो रिफ्लेक्शन होती किससे, एटमॉस्फेयर से। तो हमें सूरज दो मिनट पहले दिख जाता है चढ़ा हुआ, और डूबने के बाद भी 2 मिनट तक दिखता रहता है। इसे एडवांस सनराइज और डिले सनसेट भी कहते हैं। क्लियर। अब अगला है क्रिटिकल एंगल। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है, ठीक है। मान लो कि मैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से रिफ्लेक्शन करवा रहा था। मान लिया कि मैंने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट को फॉल करवाया, ये लाइट यहाँ पड़ के, ठीक है, यहाँ पड़ने के बाद कहीं यहाँ से निकल रही है बाहर, ठीक है। अब मैं इसका एंगल बेंड करता जाऊंगा, एंगल बेंड करता जाऊंगा, और एक ऐसी जगह ढूंढूंगा जहाँ के बाद जब ये बाहर जाना बंद कर देगी और वापस से अंदर ही आ जाएगी, मतलब उसके बाद किसी एंगल पे फॉल कराऊंगा तो वो टकराने के बाद बाहर जाने की बजाय अंदर ही टकराती रहेगी और इधर उधर टकराती रहेगी और बाहर नहीं जाएगी। समझ गए मेरी बात। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही लाइट का बार बार टकराना, और किसी ऐसे एंगल से फॉल करवा दो कि वो ऑब्जेक्ट के अंदर जो लाइट है वो बार बार उसी जगह से
उसी उसी जगह के अंदर ही जाए, मतलब लाइट अंदर इंटर करगी, इंटर करने के बाद वो लाइट इधर उधर टकराती रहेगी मगर बाहर नहीं आएगी। उसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनाने के लिए हमें क्रिटिकल एंगल का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्रिटिकल एंगल वो मिनिमम एंगल होता है, वो कम से कम एंगल जिसके बाद लाइट टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट करना शुरू कर लेगी, अंदर ही रिफ्लेक्ट करती जाएगी मगर बाहर नहीं आएगी, उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्लियर? ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे। अच्छा, तो क्रिटिकल एंगल की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करूं तो हमारे पास डायमंड इतना अच्छा और ऑर्डिनरी, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों दिखता है? रीज़न है उसके पीछे क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से सुनना। आपने सुना होगा कि कभी कभी डेजर्ट में हम देखते हैं कि बाहर से हमें वो दिखता है कि वाटर बॉडी है, मतलब दूर से देखोगे तो आपको एक वाटर बॉडी दिखेगी, जब पास आके देखोगे तो वाटर बॉडी नहीं होगा, रेत होगी। क्यों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसे मिराज कहते हैं, मिराज वगैरह जो कहते हैं। ठीक है। और ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भी इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर के स्टेथोस्कोप के अंदर भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और तभी जाके सिग्नल का लॉस कम होता है, टोटल सिग्नल जाके कान तक पहुंच पाता है, उसके अंदर भी वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है। अच्छा, पावर ऑफ लेंस जो होता है ये इक्वल होता है 1/f की। f होता है फोकल लेंथ। ठीक है। और हमेशा ये इक्वल होता है इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ के, याद रहेगा। चलिए, पावर ऑफ लेंस इज अ कैपेसिटी। या पावर ऑफ लेंस क्या होती है? कैपेसिटी। पावर कैपेसिटी तो होती है, इज डेविड। कैपेसिटी किसकी कैपेसिटी होगी? लेंस की। और डेविडेड अरे। ठीक है। एंड इट इज मेजर्ड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, जो अभी बताया था मैंने कि पावर इज इक्वल टू द 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ के बराबर होता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इसका ऐसा यूनिट डायोप्चर है। क्या है? ऐसा यूनिट डायोप्चर है। ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। आगे है एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है। अब बात करेंगे व्हाट इज चार्ज। ठीक है। दुनिया में कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जिनको कोई भी पूरी तरह आज दिन तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है। तो वो चीज़ें आई कहाँ से? ठीक है, मतलब वो चीज़ें आई कहाँ से उनको कोई बता नहीं पाया। जैसे ग्रेविटी। ठीक है। ग्रेविटी की डेफिनेशन जो हम बताते हैं ना कि ग्रेविटी ये है, मतलब वो सब कुछ हमें पता है मगर हम ये नहीं आज तक सही से बता पाए कि ग्रेविटी आई कहाँ से, याद रखना। ठीक है। और सेकंड है हमारे पास चार्ज। ठीक है। अब बात करेंगे चार्ज की अगर बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन देखने की बात करोगे तो चार्ज होता है गेनिंग और लूजिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? गेनिंग और लूजिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या गेन करना या लूज करना किसका? इलेक्ट्रॉन का। उसे क्या बोलते हैं? चार्ज। ठीक है। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और हमें ये भी पढ़ा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे तो रिपेल करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, मतलब लाइक पोल रिपेल ईच अदर, और अनलाइक पोल क्या करेंगे? अट्रैक्ट ईच अदर, याद रखेंगे। और ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम, याद रहेगा। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम। एंड कंडक्टर आर दोज ऑब्जेक्ट, कंडक्टर वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो इजीली पैसेज ऑफ चार्ज मदद करें इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, चार्ज इजीली पास हो जाता है, उसे कंडक्टर कहते हैं। नेक्स्ट वन इज इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? वो चीज़ जो चार्ज को अपने अंदर से पास ना होने दे। क्लियर? ठीक है। तो अब बात करेंगे, हमारे पास उसकी एग्जांपल में आ जाएगा वुड, पेपर, मिका, ग्लास, इबोनाइट एंड इंसुलेटर। ठीक है। ये सारे इंसुलेटर हैं। ठीक है। सिल्वर। ठीक है। उसके बाद अल्मीनियम वगैरह, ये सब कुछ क्या है? मेटल वगैरह, सॉरी कंडक्टर वगैरह है। ठीक है। और एक और टर्म्स आ जाती है यहाँ पर जो यहाँ लिखी नहीं है, वो है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर होते हैं जो ऐसी चीज़ें जो सम टाइम बिहेव करेंगे कंडक्टर की तरह और सम टाइम बिहेव एज अ इंसुलेटर, मतलब कि लो टेम्परेचर पे वो इंसुलेटर रहते हैं और हाई टेम्परेचर पे वो कंडक्टर की तरह काम करते हैं। और एग्जांपल इसकी आ जाएगी आपके पास, जो आप घरों में यूज़ भी करते हो। क्या यूज़ करते हो आप? सोलर सेल। सोलर सेल का इस्तेमाल करते हो ना, सोलर लाइट, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा। कोई डाउट आता है तो कमेंट करें, मैं डाउट दूर करने की कोशिश पक्का करूँगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।